जी भाई, हमारा IS-12 ही चल रहा है, लेकिन बीच में साथ हम एथिक्स डालने लगे हैं, तो इसको भी साथ साथ चलाएंगे। रिजल्ट तो जो आना था आ गया। अब आप हज़रात ने जो ये सब्जेक्ट है उसको तो तैयार करना ही है। ओके, पेज 4, 415 मतलब 450। अच्छा जी, ये अकाउंटेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, मिसाल के तौर पे PTCL की जो ऑर्गेनाइजेशन है, PTCL की ऑर्गेनाइजेशन का होता है जी ऑडिट। एक्सटर्नल ऑडिटर आके इनको ऑडिट करते हैं। अब एक्सटर्नल ऑडिटर कौन है? किसी फर्म का नाम बता दें। KPMG वाले, PwC वाले आके इनका करते हैं ऑडिट। अब आप मुझे ये बताएं वैसे कि KPMG से जो टीम आएगी ऑडिट करने के लिए, इसमें तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होंगे, क्योंकि KPMG एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म है। मुझे ये बताएं कि PTCL के जो अपने एम्प्लॉयज़ हैं, इसमें अगर मैं बात करूं तो PTCL में कोई CFO होगा, वो भी हो सकता है CA हो। अच्छा, इसी तरह PTCL के अंदर कोई चीफ अकाउंटेंट नामी कोई शख्स है। एक तो ना चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, चीफ अकाउंटेंट के नाम से कई दफ़ा एक पोस्ट आती है, चीफ अकाउंटेंट। हो सकता है ये भी FCA हो। सिमिलरली PTCL के अंदर और भी एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे इनका जूनियर स्टाफ। जूनियर वो अपने आप को नहीं कहते होंगे, लेकिन इनकी नज़र में तो वो जूनियर ही होंगे ना, तो कोई जूनियर स्टाफ होगा अकाउंटेंट्स। बल्कि शायद PTCL ने हर शहर में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को नौकरी दी हो। जब ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशन इतने बड़े होते हैं तो फिर उस ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए बड़ी बड़ी पोस्ट के ऊपर लोगों को हायर किया जाता है। तो जूनियर स्टाफ में भी CAs होंगे, ACA, इसी तरह सो ऑन। मैनेजर्स होंगे, अकाउंट्स मैनेजर, जो मर्जी डेजिग्नेशन आप बना लें, वो पेपर में डेजिग्नेशन बताई होगी। अकाउंट्स मैनेजर, एरिया मैनेजर, हो सकता है लाहौर या पंजाब का मैनेजर अलग हो अकाउंट्स का, इस तरह कुछ ना कुछ डेजिग्नेशंस दी होंगी। अब सवाल है कि ये तीनों लोग कौन हैं? ये PTCL के, ये 7-8 घंटे PTCL में आकर ड्यूटी करते हैं, तो ये PTCL के एम्प्लॉयज हैं। अब हमारा जो चैप्टर है एथिक्स का, वो किन लोगों पे लगना है? वो लगना है इन लोगों पे, क्योंकि वो जो ऊपर वाले ऑडिटर्स हैं ना, जो ऑडिट करने आए हैं, इनके ऊपर ऑडिट में पढ़ाया जाएगा क्या करना है इनका। हमारा जो स्कोप है वो क्या है? किन लोगों को एथिक्स सिखाए जाएं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन का ऑडिट करने आए हैं। ऑडिटर्स के ऊपर एथिक्स हम सीखने लगे हैं या एम्प्लॉयज के ऊपर एथिक्स? होंगे तो ये भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, लेकिन कम से कम हमारे स्कोप में नहीं है इनकी डिस्कशन, क्योंकि ये चैप्टर सिर्फ उन अकाउंटेंट्स के ऊपर लगेगा जो अकाउंटेंट्स जो है वो किसी जगह पे क्या कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो ये बात नोट कर लें, फिर आगे चलते हैं। लेफ्ट साइड पे जो सफा है उधर घर जाके कोई टिक क्रॉस तो नहीं खेलना आपने। पेज नंबर पूछने वालों, किताब के शुरू में एक सफा होता है जिसे इंडेक्स कहते हैं। चल निकाल ले यार, पेज 450, 500 - 50।
ओ भाई कीप इट अप, छिक्के रखो जल्दी काम। खुशी में आपे से बाहर नहीं निकलना चाहिए और गम में बेसब्रा नहीं होना चाहिए, सब्र का दामन नहीं हाथ से छोड़ना चाहिए। ओके चलें जी, बड़े टाइम पे पहुंचे आप। अच्छा मोहतरमा, ये जो FCA है इसने बुलाया अकाउंट्स मैनेजर को। अकाउंट्स मैनेजर को क्या नाम है भाई आपका? हसनैन भाई। ओए डायरेक्ट अटैक किया तुमने, सही बात है। अच्छा हसनैन भाई को बुलाया, तो हसनैन भाई को बुला के कहा, हसनैन भाई ये आपने एक जर्नल एंट्री की है और ये आपने जर्नल एंट्री की है इम्पेयरमेंट लॉस की। ये जो आपने इम्पेयरमेंट लॉस की जर्नल एंट्री की है जिसमें आपने ये दावा किया है कि हमारा इनटेंजिबल IAS 38 वाला इम्पेयर हो गया है, तो ये जो आपने जर्नल एंट्री की है ना मोहतरम, इससे तो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि इम्पेयरमेंट लॉस एक नुकसान है, नुकसान बुक करने से प्रॉफिट्स कम होंगे। तो जब प्रॉफिट्स कम होंगे तो मुझे तो डायरेक्टर्स ने कहा हुआ है, डायरेक्टर्स ने कि इस साल प्रॉफिट्स PTCL के बड़े अच्छे शो होने चाहिए। तो मोहतरम आपको मैं हुक्म दे रहा हूं कि इस एंट्री को डिलीट कर दें। आप कहेंगे क्या मतलब, IAS 36 नहीं पढ़ा हुआ सर? और सर आप भी तो FC हैं, आप नहीं ICAP शाइकैप QM का पेपर याद नहीं, आपने भी दिया हुआ है, और फिर आपने आगे जो है वो इंट्रो FR1 FR2। तो सर ये चीजें जो सारी तो होती थी, तो ये किस लिए होती थी? तो इसने हो भाईजान किन चक्रों में फिर रहे हो, दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है, चुप करो चुप करो, और मैं जो काम कर रहा हूं वो करो। अब हसनैन फंस गया, अब हसनैन फंस गया और इसने जाते हुए घूरी भी मारी। हसनैन ये समझा था कि CA कर लो तो जिंदगी बन जाती है। हसनैन को जाके पता चला कि असल तो दफ्तर में नौकरी मिलने के बाद मसाइल शुरू होते हैं। लोग ये समझते थे कि CA कर लोगे माशाल्लाह पैसे ही पैसे, जबरदस्त मजे ही मजे, CA करने के बाद तो इंशाल्लाह कोई टेंशन ही नहीं, रिलैक्स होकर जिंदगी गुजारेंगे। तो हसनैन को पता चला कि जिंदगी ने मुझे एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, मैं कहीं का नहीं रहा। मैं तो समझा था CA करने के बाद मजे शुरू हो जाएंगे, और इधर भी पार्टी सीन ऑन नहीं है, ऐसे लोग मिलने थे मुझे। तो यहाँ पे फिर एथिक्स का चैप्टर शुरू होता है और लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। फिर बीच में अगर इस एग्जांपल को रेफर करना हुआ तो हम करेंगे। अच्छा जी, द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स पेज 450 ICAP कोड ऑफ एथिक्स। अब ICAP ने कोड ऑफ एथिक्स बना दिए हैं that expresses its guidance on 5 mental principles नहीं, on 5 fundamental principles. These are integrity, objectivity होते हैं न्यूट्रल रहना, integrity, objectivity, professional competence and due care, confidentiality, राजों को छुपा के रखना, and professional behavior। बहरहाल छोड़ें, तफसील पढ़ते हैं, बुक सामने रखी हुई ना आपने, पेज 14। इंटेग्रिटी, ये इस चैप्टर में जो लफ्ज़ यूज हो रहा है ना मेंबर, तो मेंबर से मुराद होगा CA, और अगर छोटा वाला CA है तो आपको पता है उसे SCA कहते हैं, और अगर बड़ा वाला CA हो जाता है यानी काफ़ी साल हो जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? FCA। तो ACA भी है, FCA भी है। ACA जूनियर CA होगा, FCA सीनियर CA होगा, FCA बड़ा CA, ACA छोटा CA, अंदर की बात दोनों CA। ओके, तो FCA हो या ACA हो, बड़ा CA हो या छोटा CA हो, शुड बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इनको सीधे खड़े होना चाहिए सॉरी, स्ट्रेट फॉरवर्ड, साफ गो होना चाहिए, एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशंस। इट इज नॉट जस्ट ऑनेस्टी, इसमें सिर्फ ऑनेस्टी नहीं है बट ऑल्सो इंक्लूड्स फेयर डीलिंग एंड ट्रूथफुलनेस। लोगों से डीलिंग्स भी फेयर होनी चाहिए, ट्रूथफुलनेस होनी चाहिए। अ CA शुड नॉट नोइंगली एसोसिएट हिमसेल्फ, जानते बूझते हुए आपको शुड नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ विद रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स आप अक्सर बॉस को बना के दिया करेंगे, बॉस को देंगे रिपोर्ट्स।
रिटर्न तो आप वो इनकम टैक्स रिटर्न ना एफबीआर को बना के देते हैं, जिसमें आप बल्कि हमने वो जो करंट टैक्स की कैलकुलेशन होती है, वो जो हमने कैलकुलेशन नहीं सीखी अभी IAS 12 में, जिसमें वो शुरू होती है प्रॉफिट से वर्किंग एड अकाउंटिंग टैक्सेशन लेस टैक्स एफिशिएंट, उसमें सारी फिगर्स सही होनी चाहिए, 2 नंबर फिगर्स नहीं होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न्स बना के दें। कम्युनिकेशंस ऑब्वियसली आप दफ्तर में बहुत सी ईमेल्स किया करेंगे, उन ईमेल्स में आप सच भी बोल सकते हैं, झूठ भी बोल सकते हैं। कम्युनिकेशंस ईमेल्स किया करेंगे आप, तो अ CA शुड नॉट नोइंगली एसोसिएट हिमसेल्फ। CA को जानते बूझते हुए अपने आप को हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। नंबर 1, ऐसी इंफॉर्मेशन का जिसमें कि झूठ है या मिसलीडिंग स्टेटमेंट, ऐसी इंफॉर्मेशन का आपको अपने आप को हिस्सा नहीं बनाना चाहिए। CA करने के बाद आपको ऐसी इंफॉर्मेशन का अपने आप को हिस्सा नहीं बनाना चाहिए दैट कंटेन्स इंफॉर्मेशन फर्निश्ड रेकलेसली। रेकलेसली क्या होता है? जल्दी जल्दी में काम करना। जल्दी जल्दी में जब आप काम करते हैं तो ऊपर ऊपर से काम होता है, ऊपर ऊपर से, जिसे आप टपाऊ अप्रोच कहते हैं, या पता नहीं इंग्लिश में क्या कहते हैं, बेध्यानी से। तो रेकलेसली आपको काम नहीं करना, बेध्यानी से आपको काम नहीं करना, यानी कि आपको पता है कि ये चीज ऊपर ऊपर से बनाई है, सही तरीके से कैलकुलेट नहीं की ये फिगर, तो ऐसी सूरत के अंदर आपको इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। A chartered accountant should not knowingly associate himself where the information omits information, where such omission would be misleading. Where it omits information, where such omission would be यार, ये ना अजीब सा फिक्रा बन जाता है ये जो है ना, इसको ऐसे अगर हम इधर वेयर द इंफॉर्मेशन काट दें और काट के THAT लिख दें तो फिर देखें सेंस फिक्रों की बनना शुरू हो जाएगी, वरना वो डुप्लीकेशन हो रही है इंफॉर्मेशन के लफ्ज की। अ CA शुड नॉट एसोसिएट हिमसेल्फ विद कम्युनिकेशंस विद रिपोर्ट्स दैट ओमिट्स इंफॉर्मेशन। अब सही फिक्रा बन गया, वेयर सच ओमिशन वुड बी मिसलीडिंग। A CA should not knowingly himself associate with communications that contains a materially false statement। हाँ बस ठीक है, इसको काट के यहाँ THAT लिख लेंगे तो फिक्रे की सेंस बन जाएगी। कर लिया? ओके अच्छा यार, omits information where such omission would be misleading। कोई चीज omit करना जहां omit करना मिसलीडिंग है। कई दफा कोई चीज होती है घर में, तो आप लोग आपस में घर वाले मशवरा करते हैं, अम्मी और आप लोग बैठ के, अब्बू को बताना ही नहीं हुआ क्या था, omit information and such omission would be, वो फिर चुप। अब आप कहेंगे हम तो चुप थे अब्बू, हमें तो पता ही नहीं था, तो वो चुप रहना भी। एक वाले सब बच्चों को कहेंगे ना, बेटा मैं जरा काम में जा रहा हूँ, तो तुम जो है ना ऐसा करना, मेरे आने तक ना ये फसल जो है इसकी कटाई कर देना, क्योंकि वो दिन आ जाएंगे फिर मसला होगा। अब वाले साहब कर के वापस आए तो बेटा वो क्या बना? अब्बू कसम से हम तो गए ही नहीं, हमने तो अब्बू कुछ भी नहीं किया, आपने कहा था उसको, लेकिन हम तो गए नहीं। अब तुम्हारा ना जाना ही तो सब कुछ था, तो तुम गए ही नहीं तो सारा गड़बड़ हो गई। तो कहते हैं कि omits information where such omission would be misleading। अब आप इसकी मिसाल दें मुझे। IAS 16 से कोई वैल्यूअर का नाम ओमिट कर दिया, वैल्यूअर का नाम ओमिट कर दिया। शायद आपको याद हो, आपको पढ़ाया जाता था ओमिट के यही स्पेलिंग है या डबल एम आता है, पता नहीं, जो भी है डबल टी आता है ओमिट, पता नहीं, देख लो स्पेलिंग। अच्छा तो हाँ ऊपर लिखा हुआ है वो डबल एस वाला लिखा हुआ है, ओमिट भी आ रहा है लफ्ज़ ऊपर। ओके ठीक है, आ रहा है, ऊपर लिखा हुआ है। तो IAS 16 में वैल्यूअर का नाम बताना क्यों जरूरी है? बताएं 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 यार। आपने अपनी लैंड को 10 करोड़ से 15 करोड़ पे ले गए। अब 10 करोड़ वाली लैंड को जब आप 15 करोड़ पे ले गए तो 5 करोड़ का सरप्लस आया। अब वो 5 करोड़ का सरप्लस किस प्रॉपर्टी डीलर ने तुम्हें बताया है? वो कौन था? वो जानने वाला था, अनजान था, एक्सपर्ट था, नॉन एक्सपर्ट था? यू आर सपोज टू टेल हिज नेम, एंड इफ यू आर नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ वैल्यूअर, इसका मतलब है शायद वो आपका कुछ जानने वाला था, कजन था, जिससे आपने पैसे देके जो है वो शायद वैल्यू लगवाई अपनी। तो कई दफा चीजों को छुपाना भी क्या बन जाता है? डिसऑनेस्टी। कई दफा तो झूठ बोलना डिसऑनेस्टी होता है, रेकलेसली इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना डिसऑनेस्टी होता है, कई दफा खामोश रहना भी डिसऑनेस्टी होता है। IAS 16 में वैल्यूअर का नाम ओमिट कर दिया। अब पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम ढूंढ रहे हैं, वहां क्या नहीं मिल रहा? वैल्यूअर का नाम नहीं मिल रहा। अच्छा जी, न्यूट्रल जी।
अच्छा, अब मोहतरम अगला सिनेरियो क्या बन सकता है? अगला सिनेरियो ये बन सकता है, बुक नहीं है तो अगली रो में किसी से आ जाए। अगला सिनेरियो जरा गौर से सुनना है, क्या बन सकता है? अगला सिनेरियो ये बन सकता है कि ये जो साहब है ना अकाउंट्स मैनेजर, क्या नाम है भाई आपका? हसनैन। हसनैन जो है वो सीएफओ बॉस के पास गए और बॉस ने इनको बुला के कहा कि मोहतरम आपने इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं करनी। अब जब हसनैन को ये कहा कि इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं करनी, तो हसनैन चशो-पंज में पड़ गया और हसनैन ने कहा यार मैं इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री तो करूंगा, क्योंकि मैंने बीवी को कंपेयर किया है रिकवरेबल अमाउंट से। जब मैंने बीवी को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर किया तो मुझे तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं, इंपेयरमेंट लॉस सा नजर आ रहा है, तो मैं तो इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री करूंगा। अब सीएफओ ने कहा मोहतरम अगर तुमने इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना की तो एक खुशी की खबर सुन लो मेरी तरफ से, वो ये कि इस साल 2 लाख रुपया बोनस मैंने तुम्हारा रखा हुआ है, वो बोनस तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, और अगर तुमने इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री ना की तो तुम्हारे लिए ये खुशखबरी है कि 2 लाख रुपए तुम्हें बोनस के तौर पर मिल जाएंगे। अब आप हजरात मुझे बता दें कि ये हसनैन फंस नहीं गया, अब तो दल दल में फंस गया। अब तो जो है वो उधर से इसने फोन उठा के देखा तो बेगम ने कहा गर्मियां आ रही हैं एसी लेते आना। ये हैरान था, कल तक मैसेज आता था आलू लेते आना, कल तक मैसेज आता था जो है वो दूध लेते आना, आज मैसेज ही आ गया एसी ले, हाथ दोगी मैसेज को पूरा एसी लेते आना यानी। तो आप बताएं ये बंदा न्यूट्रल रहेगा या डर है कि न्यूट्रल ना रहे? हाँ, डर है कि न्यूट्रल ना रहे। अच्छा, तो पहले लिखें इधर ऊपर एग्जांपल छोटी सी, ये बन रहा है पेज 451 का टॉप। मिस्टर एच जो कि एक एसीए है, मिस्टर एच जो कि एक एसीए है, मैं इंग्लिश में लिखवा रहा हूं। मिस्टर एच इज एन एसीए, मिस्टर एच इज एन एसीए, has recorded journal entry for impairment loss. Mr. H ACA has recorded journal entry for impairment loss. His boss FCA has given him an incentive. His boss FCA has given him an incentive that if you delete journal entry, that if you delete this journal entry, then I will give you a bonus. I will give you a bonus. ब्रैकेट में आप प्राइज तोहफा दूंगा मैं तुम्हें। अच्छा, बात अभी आगे इंशाल्लाह लिखते हैं, पहले जरा इंग्लिश पढ़ लें। मेंबर शुड नॉट अलाउ बायस। अब आपको बायस नहीं होना चाहिए। बायस क्या कहती है? बायस अगर हो गया ना तो क्या करेगा जरा सोचें। अगर इसे नजर आ रहा है कि मुझे पैसे मिल रहे हैं प्राइस के तौर पे, तो ये बायस हो जाएगा और बायस होके गलत काम कर जाएगा। मेंबर शुड बी बायस, अक्सर आपने सुना होगा, तुम्हें बायस नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेंबर शुड नॉट अलाउ बायस, मेंबर्स शुड नॉट अलाउ बायस, मेंबर्स शुड नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेंबर्स शुड नॉट अलाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। पहले था अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, क्या था? अनड्यू सही, माशाल्लाह, ये पठान है ना, जबर कलम। ही शुड नॉट अलाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। दूसरों का इन्फ्लुएंस जरूर होता है हमारी जिंदगियों पे, लेकिन ये नहीं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस करें वो। और मोहतरम ये बंदा अनड्यू इन्फ्लुएंस अपना ले रहा है। अनड्यू क्यों ले रहा है? इसलिए कि वो बॉस है और ये एम्प्लॉई है। अब इन्फ्लुएंस तो डाले, लेकिन कौन सा इन्फ्लुएंस डाले? ड्यू इन्फ्लुएंस डाले, सही काम करने को कहे। अभी कौन सा इन्फ्लुएंस ले रहा है? हाँ, आप उसे कहें यार 2 घंटे जरा और काम कर लो, ओवर टाइम में तुम्हें दे दूंगा, ये बात समझ आ रही है। ये आप इन्फ्लुएंस अपना डालें, लेकिन अनड्यू इन्फ्लुएंस तो ना डालें ना। तो इधर आप कौन सा इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं?
अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ बॉस। अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यार? ये माइंड में जंग नहीं चल रही इसकी? अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, माइंड में जंग नहीं चलने लगी? एक तरफ याद आ रहा है, हम बैठे होते थे, 100 की क्लास होती थी और हमें बताया जाता था बीवी को रिकवरेबल अमाउंट से कंपेयर करना है, इंपेयरमेंट लॉस की जनरल एंट्री करनी है। एक तरफ ये दिमाग में आ रहा होगा, दूसरी तरफ दिमाग में आ रहा होगा यार ठंडी हवा में सोएंगे, रात को मजे आएंगे यार, जबरदस्त भाई एसी लेके जाएंगे। तो अब माइंड में क्या चल पड़ेगी? जंग चल पड़ेगी। तो ये जो माइंड में जंग है, इसको लिख लें जरूर। ये जो माइंड में जंग है, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बोले? हाँ, इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आपके इंटरेस्ट का कॉन्फ्लिक्ट आ गया। एक तरफ आपका इंटरेस्ट है कि मैं स्टैंडर्ड्स फॉलो करूं, और दूसरी तरफ आपका सेल्फ इंटरेस्ट है कि मैं जो है वो क्या करूं, इसी लेके घर चला जाऊं। अच्छा जी, क्या क्या चीजें नहीं करनी? नंबर 1, मेंबर शुड नॉट अलाउ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ, मेंबर शुड नॉट अलाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स। अच्छा, ये सब कुछ किया क्यों जाता है? ये सब कुछ करने के बाद ये चीजें ओवरराइड कर जाती हैं आपके प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट को। जब कोई बंदा आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डालता है, तो कॉज एंड इफेक्ट जिसको पढ़ते थे, कॉज एंड इफेक्ट, हर चीज का कोई ना कोई असर होता है। तो जब भी कोई आप पे अनड्यू इन्फ्लुएंस डालेगा, इसका नुकसान क्या होगा? उसकी बातें ओवरराइड कर जाएंगी। उसकी बातें किस चीज पे ओवरराइड कर जाएंगी? आपकी प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट पे। प्रोफेशनल जजमेंट आपकी क्या कहती है कि इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन अगले का अनड्यू प्रेशर इतना होता है कि वो ओवरराइड कर जाता है आपकी प्रोफेशनल जजमेंट पे। तो ये 3 बातें ना अलग अलग हाईलाइट करनी है, और ये चौथी बात जो है, ये 3 बातों से मिल रही है आपस में, और ये इनको हिट कर रही है, और ये इसका असर बता रही है। तो मेंबर शुड नॉट अलाउ अनड्यू इन्फ्लुएंस। मेंबर, तुम्हें अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं लेना। अगर तुमने ले लिया ना, तो इट विल ओवरराइड योर जजमेंट। फिर ये तुम्हारी जजमेंट के ऊपर छा जाएगा, तुम्हारी जजमेंट पे हावी हो जाएगा, और तुम सही फैसला नहीं कर पाओगे। कई दफा ऐसा नहीं होता, आप साथ वाले को कहते हैं मुझे लगता है कि आज तुम नहीं बोल रहे, तुम्हारे अंदर कोई और बोल रहा है। होता ना ऐसा? कई दफा घर वाले कहते हैं ये तू किधर से हो क्या है, तू नहीं ऐसी बातें करता था, बता तू किधर से हो क्या है। तो ये तो नहीं ऐसी बातें करता था कि इंपेयरमेंट लॉस की एंट्रीज नहीं करनी, लेकिन अब इसके दोस्त भी और जिगरे भी पूछ रहे हैं, सारे लंगोट, यार तू क्या, तू कैसी बातें कर रहा है कि इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री नहीं करनी, क्या हुआ है? तो वो कहेगा जी कोई चीज छा गई है मेरे माइंड के ऊपर। वो क्या चीज है? किसी का अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो किसी का इतना असर नहीं लेना कि आपकी अपनी जजमेंट से फारिग हो जाए उसके सामने। A CA may be exposed to situation, वो ऊपर आपने लिख लिया जो सिचुएशन थी। A CA may be exposed to situation, लोग कोरोना से एक्सपोज होते हैं, आप इस सिचुएशन से एक्सपोज हुआ करेंगे। A CA may be exposed to a situation that will damage their neutrality, जिससे उनका न्यूट्रल रहना डैमेज हो जाया करेगा। वो चाहेंगे भी न्यूट्रल रहना, लेकिन उधर से जो पैसे नजर आ रहे होंगे वो उन्हें न्यूट्रल नहीं रहने देंगे। दोस्तियां, यारियां और रिश्तेदारियां that unduly influence the professional judgment of CA should be avoided। तो दोस्तियां, यारियां सारी आपको ऐसी अवॉइड करनी चाहिए जो कि आपको बोले आपकी जजमेंट को ओवरराइड कर जाएं। that unduly influence the professional judgment should be avoided। तो ये तो उसने सजेशन दी है, एक सजेशन है। रिलेशनशिप्स शुड बी अवॉइडेड। दुनिया में किसी को रिश्तेदार ही ना बनाए, रिलेशनशिप शुड बी अवॉइडेड। देखें तो जो मैंने हाईलाइट किया पहले, रिलेशनशिप शुड बी अवॉइडेड। बस यकसू होके बैठ जाए, जंगल में जाके जिक्र शुरू कर दें, रिलेशनशिप से रहबानियत आ जाए, रिलेशनशिप शुड बी अवॉइडेड। नहीं, आगे पढ़े ना, कौन से रिलेशनशिप अवॉइड करने हैं? दैट अनड्यूली इन्फ्लुएंस द, ऐसे रिलेशनशिप अवॉइड करें। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। अच्छा जी, एक और भी अकाउंट्स मैनेजर है, ACA। इन दोनों का सेम ही है। ये मिसाल के तौर पे लाहौर नॉर्थ रीजन को देख रहे हैं, और ये लाहौर साउथ रीजन को देख रहे हैं। तो ये दोनों
ACA हैं। अब बॉस ने इसको बुलाया और इसको बुला के बॉस ने कहा कि मोहतरम, इस साल हमने कुछ फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस की हैं, तो अब ये सोच में पड़ गया, अच्छा फॉरेन करेंसी में ट्रांजैक्शंस की हैं तो FAR 1 में ये था नहीं, FAR 2 में था, फिर FAR 2 से ICAP, ऐसे मिसाल दे रहा हूँ अपनी तरफ से। फिर चलें IAS 8 कर लेते हैं, IAS 8 कर लेते हैं, आपको समझ आ जाएगी। IAS 8 एक स्टैंडर्ड है, तो FAR 1 में ये था नहीं और FAR 2 में जब मैं आया तो ICAP ने निकाल के FAR 1 में डाल दिया, तो IAS 8 तो मैंने पढ़ा कोई नहीं। ये सारा सोच रहा था ये बंदा, तो बॉस ने कहा यार IAS 8 से रिलेटेड ना कुछ जनरल एंट्रीज करनी है, तो इसने कहा मुझसे टेंशन ही कोई नहीं, परेशान ना हो, मुझे दे दें, देखी जाएगी। तो मोहतरम ये बिल्कुल गलत चीज़ है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यू आर नॉट प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट। जिस चीज़ की आपको नहीं आती हो बता दें, कोई मसला नहीं। खैर इसमें क्या ऐसी बात है, मेहमान घर में आ गए हैं और कहते हैं हम पसंदी मटन करते हैं, तो अब नहीं गलता आपसे गोश्त, तो बता दें यार सॉरी यार मैं नहीं बना सकता, आपको कोई और मुनासिब सी चीज़ बता दें, हल्की फुल्की गल जाए जो। तो उन्होंने कह दिया भाई चने यार तो कोई गलने वाली चीज़ मैं पूछ रहा हूँ, आप जज्बाती हो गए हैं। तो सादा सी बात है, जो चीज़ नहीं आती तो शर्मा शर्मी बंदे को उधर क्या कह देना चाहिए, शर्मा शर्मी, हाँ जी कर लेंगे कोई मसला नहीं, इस तरह कह देना चाहिए, या बर्मला कह देना चाहिए मुझे नहीं आती। आप कह दें यार मुझे नहीं आती, बेहतर है किसी और को दे दें। तो आप उस वक्त कह दें यार मुझे नहीं आती, आप इनसे पूछ लें शायद इनको आती हो, लेकिन उस वक्त अंदर में क्या आता है, यार अब बॉस को मैं ये कहूँगा तो बॉस के सामने मेरी क्या रिप्यूट रहेगी। तो मोहतरम स्टैंडर्ड कहते हैं ऐसी बात नहीं है, जो है बता दो, इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, और इसके बाद वैसे ICAP ने एक और सिस्टम रखा हुआ है जिसका नाम है CPDORS, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट। तो ऑब्वियसली आज ऐसे CAs भी आपको मिलेंगे जिन्होंने 1980 में CA किया था, उस वक्त IFRS 15 नहीं था, उस वक्त IFRS 16 नहीं था, तो स्टैंडर्ड भी आए हैं। तो फिर ऐसे CAs को क्या पता आज अकाउंटिंग क्या चल रही है, तो उसके लिए ना ICAP एक सेमिनार करता है जब भी कोई नया स्टैंडर्ड आता है। तो ये जो CAs होते हैं ना पुराने हमारे बुजुर्ग, ये उस सेमिनार को जाके अटेंड करते हैं। जब वो सेमिनार को जाके अटेंड करते हैं तो उससे उनका नॉलेज अपडेट हो जाता है। तो कहते हैं कि CA करने के बाद एक बात याद रखना कि तब्दीली आती रहेगी, और आपको पता है तब्दीली वाला कीड़ा क्या मतलब, हाथ धोगी, अच्छा आपको पता है तब्दीली आती रहेगी, हर जमाने में तब्दीली आती है, स्टैंडर्ड बदलते रहते हैं, नए स्टैंडर्ड आते रहते हैं। तो ऐसी सूरत में आपने अपने आप को अपडेट रखना है, आपने अपने आप को, आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होना चाहिए जिसमें आपके जितने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं वो सही पूरे होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, प्रैक्टिसिंग एज अ CA, जब आपने CA के तौर पे काम शुरू कर दिया तो याद रखिएगा रिक्वायर्स लर्निंग टिल कबर, तो अब आपने मरते दम तक पढ़ते ही रहना है। रिक्वायर लर्निंग ओवर लाइफ टाइम, क्योंकि जब भी नए स्टैंडर्ड आएंगे, कोई तब्दीली आएगी, उस तब्दीली को आपने सीखना है, उस तब्दीली को आपने सीखना है, लर्न करना है। CA हैव अ ड्यूटी, और ये आपकी ड्यूटी होगी, CA हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन देयर नॉलेज एंड स्किल एट लेवल पे होना चाहिए आपका नॉलेज और स्किल। अगला कोई बात करे आप पहले जवाब दे दें, वो कहीं मैं पूछ के छोड़ रहा था। अच्छा, मेंबर हैव अ ड्यूटी टू मेंटेन, बोले ड्यूटी टू मेंटेन देयर नॉलेज एंड स्किल एट अ, इस लेवल पे आपने अपने नॉलेज और स्किल को रखना है कि अगला बंदा आपके सामने बोल ना सके। दैट एम्प्लॉयर रिसीव्स अ कॉम्पिटेंट सर्विस, एम्प्लॉयर कॉम्पिटेंट सर्विस आपसे ले सके। मेंबर्स, अगेन मेंबर का मतलब CA should act in accordance with the applicable technical and professional standards. Applicable technical and professional standards कौन से हैं? IFRS। तो आपने अपना लेवल वो रखना है कि जिस बंदे ने आपको महीने की 2 लाख तनख्वाह दे रहा है तो वो आपसे सर्विस भी वैसी ले। ये ना हो कि वो आपको कहे कि आप जाओ जाके IFRS 16 का नोट बना के लाओ, तो आप दोस्त को मैसेज करके पूछ रहे हो इसमें रिकॉन्सिलिएशन आती थी नहीं आती थी, मेच्योरिटी एनालिसिस लेस देन 1, हमारे साल की पेमेंट के नीचे लाइन लगाते थे। तो तुझे क्यों पैसे देके रखा है हमने, अगर तुझे यही चीजें भूल रही हैं। BRS में क्या ऐड करते थे, क्या लेस करते थे, ओ भाईजान जाओ यार छठो साढ़े जाओ, तो फिर बॉस ने यही कहना निकलो नौकरी से, जाओ कहीं और नौकरी ढूंढो। तो CA करने के बाद भी आपको BRS बनानी आनी चाहिए, लेवल होना चाहिए आपका। ओके, अब ICAP ने क्या काम शुरू किया हुआ है, कॉन्टिन्यूइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट, जिसको मैंने कहा है CPDORS। Continuing professional development develops and maintains the capabilities that enable a CA
टू परफॉर्म कॉम्पिटेंटली विद इन द प्रोफेशनल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो सीपीडी और अब असल में ना सीए करने के बाद एक चीज जरूरी होती है, अगर आप अपने नाम के साथ एसीए या एफसीए लगाना चाहते हैं ना, तो आपके लिए दो चीजें सीए करने के बाद जरूरी होंगी। नंबर 1, एक तो आपको सालाना फीस जमा करानी पड़ेगी, वो मेरे ख्याल से कोई 18 या 20 हज़ार रुपया है, तो वो आई कैप को आपको जमा करवानी पड़ेगी फीस। और दूसरा, ये तकरीबन कोई 20 घंटे होते हैं, 20 घंटे आपने आई कैप जाना हुआ करेगा साल में, जिसमें आप मुख्तलिफ सेमिनार्स अटेंड करेंगे और सेमिनार्स अटेंड करके आई कैप को बताएंगे कि जी मैंने अपने प्रोफेशनल नॉलेज को अप टू डेट रखा हुआ है। जो बंदा ये दोनों चीज़ें पूरी कर रहा होगा उसके नाम के साथ आई कैप सीए लगाने की इजाज़त देगा, बाकियों को साथ सीए लगाने की इजाज़त देगा। तो continuing professional development develops the capabilities that enable a CA to perform competently. CPD और ICAP हाउस में होते हैं। CPD एक्टिविटीज ICAP हाउस में होती हैं। उसमें जो भी अपडेशंस हो लॉ में, IFRS में, वो ICAP सिखाता है। ओके अच्छा जी, फर्ज करें आप पेप्सी में जॉब कर रहे हैं और आपको पता चल गया है कि पेप्सी का प्रॉफिट जो है वो 90 अरब है। 90 अरब पेप्सी का प्रॉफिट है, लेकिन अभी ये लोगों को नहीं पता। तो आपका एक दोस्त है जो कोका कोला के अंदर है, उस दोस्त आपके साथ ही आता जाता था, हत्ता कि कई दफ़ा आप लेट हो जाते थे कॉलेज से तो आपको घर से पिक करके यहाँ पे आके ड्रॉप करता था। कोई टेस्ट आपका मिस हो जाता था, वो आपको पूरा सिखाता था इस टेस्ट के अंदर हमने क्या सीखा। कोई क्लास मिस हो जाती थी, बिल्कुल आपका जिगरी दोस्त था। अब वो आपसे आके कहता है कान में, यार कितना प्रॉफिट आया तुम्हें इस साल। अब जाहिर बात है इनकार कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे एक रूल आगे बढ़ेगा जिसका नाम क्या होगा, लेकिन वैसे बता नहीं देंगे आप उसे, आप तो बता देंगे, देखी जाएगी। अच्छा ऐसा तो नहीं करेंगे आप अपने 2-3 जो कजन्स होंगे डॉक्टर्स, उनको भी फोन करके कह दें यार पेप्सी का ना इस दफा प्रॉफिट जो है वो बड़ा जबरदस्त आ रहा है, तुम ना शेयर्स अभी से खरीद लो इनके। ये भी कर देंगे अपने कजन्स की थोड़ी सी तरह अपनी फैमिली में अपनी रिप्यूट वगैरह बनाने के लिए। ये इन्फॉर्मेशन तो कॉन्फिडेंशियल है ना, इससे अपने दोस्तों अपने रिश्तेदारों वगैरह से अमानत के तौर पे रखेंगे। ठीक है चलें। अच्छा ये तो नहीं करेंगे कि 2-4 को बता के ये कहेंगे कि आपने आगे नहीं बताना, 2-4-6 को बता के कहेंगे यार ये बात में अपने तक ही रखना, अगर बतानी भी तो उसको बता देना लेकिन उसे कहना कि वो आगे ना बताए। कॉन्फिडेंशियलिटी, members must maintain confidentiality of information. Members must maintain received because of professional and business relation. Professional या business relation में जो भी information आए आपने उसको क्या रखना है, it should not be disclosed to third parties. थर्ड पार्टीज को आपने नहीं बताना, आपका दोस्त है जो मर्जी है थर्ड पार्टी, किसी को नहीं आपने बताना, unless there is a legal or professional duty. हाँ लीगल ड्यूटी ये हो सकती है कि SCCP को बताना पड़ जाए या किसी कोर्ट को बताना पड़ जाए, वो तो और बात है, लिख लें SCCP को बताना पड़ जाए, कोर्ट को बताना पड़ जाए, वो ठीक है, फिर तो आपकी लीगल ड्यूटी बन जाएगी ना। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान को बताना पड़ जाए, कोई केस चले कोर्ट में बताना पड़ जाए, फिर आपको बताना पड़ेगा, FPR को बताना पड़ जाए। और एक और बात याद रखिएगा, फर्दर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शुड नॉट बी यूज्ड फॉर पर्सनल एडवांटेज। पर्सनल एडवांटेज भी नहीं उससे आपने हासिल करना। वो अपनी बीवी के नाम के शेयर खरीद लिए, अपने स्पाउस के नाम के शेयर खरीद लिए, अपने बेटे के नाम के शेयर खरीद लिए, क्या खुद भी खरीद लिए, ये भी गलत है। खुद तो खरीद ले फौरन पकड़ा जाएगा ना, बीवी बच्चों के नाम के खरीदे थोड़ा, हाँ वो ठीक है, लेकिन ये पता चला कि जिन दिनों में ये प्रॉफिट्स अनाउंस हो रहे थे और लोगों को पता नहीं था, उन दिनों में एग्जैक्ट आपने शेयर खरीदे, फिर आप पकड़े जाएंगे। वैसे शेयर खरीदना तो वैसी बुरी बात नहीं है, लेकिन कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए शेयर खरीदना, दैट इज रॉन्ग। ओके, प्रोफेशनल बिहेवियर, ये बिहेवियर वही है जो माएँ बच्चों को शादी पे कह रही होती हैं बेटा मिसबिहेव ना करना। पता चल जाएगा मैंने तुम्हारी कैसी तरबियत की हुई है, बेटे शादी पे मिसबिहेव ना करना। तो ये जो आप अक्सर एक दूसरे को नहीं कह रहे होते, दाएं बाएं वाला को अजीब सी हरकत करते हैं, आप कहते हैं बिहेव प्लीज, तो ये वो वाला बिहेवियर है। इसमें वो वाला बिहेवियर भी शामिल है
और बाकी एक कुछ और बिहेवियर भी शामिल हैं। अच्छा, ऐसा ना हो कि क्या कहते हैं, शादी पे गए हो और मेरे जो 10 बजे बंद होते हैं, 9 बजे ऐलान हो, खाना खुल गया बोलते हो, अच्छा खाना खुल गया, ऐलान हो, और सबसे पहले पता चले कि जिस टेबल पे सीएस बैठे हुए थे वो भागे हैं टेबल की तरफ। डॉक्टर्स, इंजीनियर्स अपनी टेबल्स पे आराम से बैठे हुए हैं, चलो यार अभी उठ जाते हैं, कोई नहीं, जरा लोग फारिग हो जाए, सीए सबसे पहले भागे हुए हैं। और किसी एक दो के तो कपड़ों पे भी सालन डालते हुए जल्दी में, और प्लेटें भरी हुई हैं, नको नक भरी हुई हैं। कोई पूछे जी वो 2 बंदों के लिए डाल के लेके जा रहा हूं, 2 बंदे कौन, मैं और मेरी रूह। ओके, तो ऐसी हरकतें नहीं करनी सीए करने के बाद, सीए करने से पहले। अच्छा जी, इसमें ना 2 बातें हैं, एक आपने लॉज को फॉलो करना है, लोकल लॉज, लोकल लॉज को फॉलो करना है, और दूसरा ना आपने बिहेवियर अपना अच्छा रखना है, जिसकी मैंने अभी मिसाल दी। बिहेवियर अपना अच्छा रखना है करने के बाद। आए मुंह में ठोंस लें कहने, या आए तशरीफ रखें खाएं? आए तशरीफ रखें खाएं। सीए मस्ट कंप्लाई विद द रेलेवेंट लॉज एंड शुड अवॉइड हरकतें, विच डिस्क्रेडिट द, ऐसी हरकतें नहीं करनी कि प्रोफेशन के नाम पर धब्बा पड़े। यार ये सीए तो होते ही ऐसे हैं। मोहतरम, दाग धुल तो जाते हैं पर क्या ही बात हो, पड़े ही ना। किधर है? चलिए आगे छोड़े। दे शुड बिहेव विद कर्टेसी विद द पीपल ही मेक कॉन्टेक्ट्स, और जिन लोगों से वो बिहेव करे, जिन लोगों से बात करे, उनसे कर्टेसी से बात करें। तू, आप, ठीक है, तो आप कह के बुलाए। अख्तर द मुबारक शाह। अच्छा ओके, अच्छा जी बता दें मेंटल प्रिंसिपल्स कितने हैं? 5 है मेंटल प्रिंसिपल्स। कौन कौन से? फंडामेंटल, इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड, वो हाथ खड़ा करे जो ये 5 बातें पढ़ते हुए साथ साथ थोड़ा सा सोच ये चीजें हैं क्या। वो 2 4 10 लोग हाथ खड़ा कीजिएगा, ज्यादा नहीं। और कितने लोग बस नाम याद करने पे फोकस कर रहे थे? अच्छा, इंटेग्रिटी में ये है आपने ऑनेस्ट रहने और मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन करना। न्यूट्रल में ये है कि आपके पास 2 रास्ते जा रहे होंगे, अब आपने बाइस नहीं होना उसमें। तीसरा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, आपने अपने प्रोफेशनल नॉलेज को इतना कॉम्पिटेंस पे रखना है कि आपका जो क्लाइंट है जहां आप जॉब कर रहे हैं वो कॉम्पिटेंट सर्विस आपसे ले सके, जिस ऑर्गेनाइजेशन में आप जॉब कर रहे हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंफॉर्मेशन को ना अपनी जात के लिए इस्तेमाल करना है ना दूसरों के फायदे के लिए इस्तेमाल करना है, और अनलेस कोई लॉ की रिक्वायरमेंट हो। बिहेवियर में 2 चीजें हैं, लोकल लॉज को भी फॉलो करना है और बिहेवियर भी अच्छा रखना है। अच्छा, अब आप हजरात जी मुझे बता दें थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। इन प्रिंसिपल्स पे चलने का तो सबको दिल चाहता है, इन प्रिंसिपल्स पे चलने का तो सबको दिल चाहता है, सबका दिल चाहता है इन प्रिंसिपल्स पे चले, लेकिन वो क्या चीजें हैं जो इन प्रिंसिपल्स पर चलने से रोकती हैं? वो क्या चीजें हैं जो इन प्रिंसिपल्स पे चलने से रोकती हैं? ओके, नंबर 1, सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट वही है जो आपसे थोड़ी देर पहले बात की। मिसाल के तौर पे आपसे कहा कि मोहतरम इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री डिलीट कर दो, इसके बदले में हम क्या देंगे आपको? इसके बदले में हम आपको बोनस दे देंगे, कोई प्राइस दे देंगे। तो आपकी जात का इसमें इंटरेस्ट आ गया, जिस वजह से आप गलत डिसीजन ले बैठे और आप बॉस के प्रेशर में आके इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री डिलीट कर दी। सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट may occur as a result of financial और अदर इंटरेस्ट ऑफ सीए। अदर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? फाइनेंशियल क्या हो सकता है? पैसे ले लो। अदर इंटरेस्ट क्या हो सकता है? प्रमोशन, या फिर किसी अच्छे आउट स्टेशन पे मरी वाली ब्रांच में आपको 2 साल के लिए हम भेज देते हैं, वहां आपकी नौकरी इधर कर देते हैं,
ब्रांचेस तो पीटीसीएल की बहुत जगहों पे हैं, तो मरी वाली ब्रांच में आपको 2 साल के लिए भेज देते हैं। तो आप उसे फाइनेंशियल इंटरेस्ट भी दे सकते हैं, मनी, और अदर इंटरेस्ट भी दे सकते हैं। मिसाल के तौर पे प्रमोशन ऑफ मेंबर आपको दे दें, और देयर इमीडिएट और क्लोज फैमिली मेंबर, या आपके किसी क्लोज फैमिली मेंबर को भी ये पैसे दिए जा सकते हैं। तुम्हारे बच्चे की तालीम का खर्चा हम उठा लेंगे। इन दिस केस मेंबर में बी रिलक्टेंट, आप झिझकेंगे टू टेक एक्शन दैट वुड बी अगेंस्ट देयर। सोचें जरा, वो मिसाल ज़हन में रखें, इम्पेयरमेंट लॉस वाली और तोहफे वाली। मोहतरम प्लीज अटेंटिव रहें। इन दिस केस, इस सूरत में आप बहुत झिझकेंगे। ये इंग्लिश आपको याद करनी पड़ेगी क्योंकि ये इंग्लिश स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल नहीं है। इन दिस केस मेंबर में बी रिलक्टेंट, इस केस में मेंबर झिझकेगा। वो जो इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री डिलीट करने के ऊपर इसको 2 लाख रुपया प्राइज मिल रहा है, इस सूरत में आप झिझकेंगे टू टेक एक्शन, ऐसा एक्शन करते हुए डेट वुड बी अगेंस्ट देयर, अपने इंटरेस्ट के खिलाफ जाते हुए आप झिझकेंगे। आपका इंटरेस्ट क्या है, कितने पैसे मिल जाए, 2 लाख रुपए मिल जाए। अब आपको अगर 2 लाख मिल जाएं तो फिर तो आप खुशी से इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री डिलीट कर देंगे। लेकिन अगर आपको 2 लाख रुपए नहीं मिल रहे, फिर आप सोचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको मिल रहे हैं तो फिर जो है वो आप कहेंगे चलो यार मैं इम्पेयरमेंट लॉस की एंट्री डिलीट करता हूं। एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट इंक्लूड बट आर नॉट लिमिटेड टू का क्या मतलब है? सिर्फ यही एग्जाम्पल्स नहीं है, इनके अलावा और भी हो सकती हैं। कौन सी? इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट्स, बोनस, इंसेंटिव कंपनसेशन अरेंजमेंट्स। इंसेंटिव होता है तोहफा देना, प्राइज देना, बोनस देना। एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी मतलब बता दें, अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा। इट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल अदर देन एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के अलावा जो आउटसाइड पीपल हैं उन्होंने आपके ऊपर जो है वो कमर्शियल प्रेशर डाला हुआ है अदर देन एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर के अलावा कोई लोग हैं उन्होंने आपके ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। इसकी मिसाल आप यहां पे लिखें उर्दू में। उमर पेप्सी में काम कर रहा है, उर्दू में लिख लें। उमर पेप्सी में काम कर रहा है और कोक के डायरेक्टर ने पैसे भेज के प्रेशर डाला है, नहीं बंदे भेज के नहीं, पैसे भेज, कोक के डायरेक्टर ने पैसे भेज के प्रेशर डाला है कि हमें पेप्सी की इंफॉर्मेशन दो। कोक के डायरेक्टर ने पैसे भेज के प्रेशर डाला है कि हमें पेप्सी की इंफॉर्मेशन दो। अब जरा इंग्लिश पढ़िएगा क्या है। कमर्शियल प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड पीपल। अब एम्प्लॉयर कोई प्रेशर नहीं डाल रहा, कौन प्रेशर डाल रहा है? थर्ड पार्टी प्रेशर डाल रही है अदर देन एम्प्लॉयर। और इसमें सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? पैसे भेजे हैं उसने। इसमें सेल्फ इंटरेस्ट क्या है? पैसे भेजे हैं उसने। अब आप कॉन्फिडेंशियलिटी को वॉयलेट कर जाएंगे, अब आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर देंगे। बहुत डर है क्योंकि करोड़ रुपए थे उसमें, तो आपको करोड़ रुपए भेजे हैं किसी ने, यार ये करोड़ रुपए रख लो और खुदा के लिए हमें बता दो कितना प्रॉफिट आया इस साल पेप्सी को। अच्छा, इसमें ना बस अभी मैं 2, 3, 4 को बाद में पढ़ता हूं, मैं जरा 5 पढ़ रहा हूं, फिर पास्ट पेपर 1-2 करने हैं। पहले जरा पॉइंट 5 पढ़ लें। इंटिमिडिएशन थ्रेट। ये इंटिमिडिएशन थ्रेट ना आपके दोस्त का आप पर नहीं होगा। इंटिमिडिएशन थ्रेट आपके टीचर का आप पर होगा। इंटिमिडिएशन होते बड़े का रोब ले लेना, बड़े की बात का रोब लेना। इंटिमिडिएशन थ्रेट भाई का भाई पर ना हो, शायद अगर हम उम्र है भाई, जुड़वा भाई, लेकिन इंटिमिडिएशन थ्रेट वालिद साहब का बेटे पे होगा। यानी कि कई दफा ऐसा होता है जिंदगी के किसी मोड़ पे कि अगला बंदा कोई पैसे नहीं देता, लेकिन अगला बंदा कह ही देते आपको वो काम करना पड़ता है। तो कहते हैं यार मैं इस बात का कैसे इनकार करूं, ये बात तो मुनासिब नहीं है, इस बात का मैं कैसे इनकार करूं। ऐसी एक अजीब सी बात कर रहा हूं। आप जा रहे थे रास्ते में, आपको कोई टीचर मिल गए इशारे के ऊपर, तो टीचर ने आपको कान में बुला के कहा यार ये गाड़ी ना वैसे मैंने ही मारी है, लेकिन ना
थोड़ी सी तरह इस बंदे को कोट लगानी है। सर कोई मसला नहीं सर, परेशान ना हो, आ जाए सर हम दोनों मिलकर। तो ये अब कौन सा वाला थ्रेट है? क्यों आप करके चले गए? आपने ऐसे, आपको पता भी था सर गलत बात कर रहे हैं, फिर भी किस वजह से आप करके बोले? रोब की वजह से, अगले के रोब की वजह से। रिस्पेक्ट तो ना कहीं चले, अगले के रिस्पेक्ट की वजह से नहीं, अगले के रोब की वजह से आप करके चले गए। आपके दिल में था मैं ना करूं यार, ये तो मुनासिब बात नहीं है। अब सर खुद कान में मुझे कहा है कि कसूर मेरा ही है, लेकिन थोड़ी सी देर आ जाए, इसको लगा दें 2-4। तो इट इज कॉल्ड एज, बोले कौन सा थ्रेट? इंटिमिडेशन थ्रेट। बॉस एम्प्लॉय को 2 लाख रुपए बोनस दे ना दे, बॉस का कह देना कि ये काम करो एम्प्लॉय के लिए, बॉस का कह देना ही बहुत बड़ा रोब होता है और इनकार नहीं किया जाता। इंटिमिडेशन थ्रेट अकर व्हेन अ सीए कंडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड। आप सड़क पे खड़े होकर उस बंदे को मारने लगे, योर कंडक्ट इज इन्फ्लुएंस्ड। आपकी अम्मी पास से गुजरी, अम्मी ने पूछा बेटा किसके कहने पे कर रहे हो? अम्मी घर जाके बताऊंगा, जरा करने दे पहले। इंटिमिडेशन थ्रेट अकर्स when a CA's conduct is influenced by fear or threat of boss, by fear or threat of boss. For example, when he encounters an aggressive and individual से मुराद यहां बॉस है। For example, when he encounters an aggressive and dominating boss at his employer. और कई दफा होते हैं जिंदगी के मोड़ पे लोग कहते हैं यार ऐसा खरदमाग बॉस मिले मुझे, आगे बोलने से बेहतर है बंदा गलत काम जो कह रहा है वही कर दे। अपने दिल को समझा रहे होते हैं। इसके सेफगार्ड्स इंशाल्लाह हमने पढ़ने हैं कि इससे बचने के तरीके क्या हैं। ओके, ये नहीं बचने का तरीका होता हर दफा कि बॉस कोई भी आपको गलत काम कहे मैं छोड़ के चला जाऊंगा, ये नहीं होता। कुछ और भी रास्ते होते हैं बीच में, हर मामले का हल तलाक ही नहीं होता। अच्छा, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटिमिडेशन थ्रेट इंक्लूड, इंटिमिडेशन थ्रेट की एग्जाम्पल्स पढ़ लें जी। थ्रेट ऑफ डिसमिसल, निकाल दूंगा तुम्हें ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। बेटा इसको मारो वरना कल से क्लास में ना आना। सर टेंशन ना लें सर, अभी लगाते हैं इसकी कुट, आ जाए आप दोनों गाड़ी से पाना। खुदा का इतनी जज्बाती ना हो जाएगा, नहीं माफ कर दिया करें आप गाड़ी से। थ्रेट ऑफ डिसमिसल, थ्रेट ऑफ डिसमिसल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट। थ्रेट ऑफ डिसमिसल, निकाल दूंगा तुम्हें, बॉस इस किस्म के रोप भी डालता है। थ्रेट ऑफ डिसमिसल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ऑन अप्लाइंग एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, या थ्रेट ऑफ डिसमिसल ड्यू टू डिसएग्रीमेंट ऑन द वे इन विच इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड। ओके जी, अप्लाइंग एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल लगाने के ऊपर जो है वो उसने आपको थ्रेट दे दिया। एनआरवी लॉस रिकॉर्ड करना एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, एक अकाउंटिंग रूल है। एनआरवी लॉस, एम्प्लॉयर ने कहा डू नॉट रिकॉर्ड एनआरवी लॉस। आप बताएं इसका क्या मतलब है? आपका डिसएग्रीमेंट हो गया एम्प्लॉयर से ऑन अप्लाइंग एन अकाउंटिंग प्रिंसिपल। आप कह रहे हैं ये एनआरवी लॉस मुझे रिकॉर्ड करने दो सामा, एम्प्लॉयर कह रहा है कि नहीं ना करो, ये डिसएग्रीमेंट हो गया। इस डिसएग्रीमेंट की नेचर क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल अप्लाई करने पे डिसएग्रीमेंट हुआ। अगली मिसाल, द वे इन विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड, द वे इन विच फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इज रिपोर्टेड, जिस तरह फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट की जा रही है उसके ऊपर बहस हो गई। मिसाल के तौर पे एक रॉन्ग तरीका है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करने का, एक करेक्ट तरीका है। रॉन्ग तरीका क्या है? पहले करेक्ट तरीका देखें। करंट एसेट में आ रहा है कि एमसीबी में 10 मिलियन पड़ा हुआ है, और करंट लायबिलिटीज में आ रहा है कि हबीब बैंक में ओवरड्रॉन है 8 मिलियन का। ठीक है, तो ये है सही तरीका। गलत तरीका क्या है? इनको नेट कर दें। करंट एसेट्स में बैंक का नाम लिखे बगैर बैंक में पड़ा हुआ है 2 मिलियन पॉजिटिव। पॉजिटिव मुझे लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने तो करंट एसेट लिख दिया। तो अब बता दें, ऐसी सूरत में यूजर्स को पता चलेगा कि एक बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और दूसरे से उधार पकड़ा हुआ है, लेकिन उस सूरत में यूजर्स को पता नहीं चलेगा। क्या क्या नहीं पता चलेगा? कि उधार भी लिया। और यूजर क्या समझ रहे होंगे? हमारा सिर्फ, और ऐसी सूरत में यूजर समझ रहे होंगे हमारा इंटरेस्ट है ही कोई नहीं, हालांकि इंटरेस्ट भी आप पे कर रहे होंगे और ओवरड्रॉन के ऊपर आपका इंटरेस्ट भी बनता है। तो ये लिख लें जी। कई दफा इस बात के ऊपर भी डिसएग्रीमेंट हो जाता है बॉस से, वो कहते हैं ऐसे करो, आप कहते हैं नहीं ऐसे करो।
अच्छा जी, नेक्स्ट बुलेट, अ डोमिनेंट पर्सनैलिटी इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ सीए। डोमिनेंट पर्सनैलिटी कौन होगा? बॉस। बॉस। इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजन ऑफ सीए कौन होगा? उसका एम्प्लॉय, सबॉर्डिनेट। तो डोमिनेटिंग बंदे जब भी सामने आ जाए तो इंटिमिडिएशन थ्रेट तो आ ही जाता है। इंटिमिडिएशन थ्रेट होता है अगले बंदे का रोब दिल में ले लेना। ओके, चलें जी पास पेपर्स की तरफ आए। हाँ यार ये याद करने हैं। ओके पढ़ें जी क्वेश्चन 5, पेज 462, पास पेपर क्वेश्चन 5। अच्छा, सवाल में दो चीजें आती हैं, जरा गौर से सुनिएगा। बॉस कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल तोड़ रहे, ये सवाल होता है, और सबॉर्डिनेट कौन से थ्रेट फेस कर रहा है, ये सवाल होता है। दोबारा बोलिएगा, हमने 5 क्या पढ़े हैं? वैसे तो 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल हैं और 5 ही थ्रेट हैं, लेकिन हमने फिलहाल 5 फंडामेंटल प्रिंसिपल पढ़े हैं और 2 थ्रेट पढ़े हैं। सवाल क्या आता है? बॉस कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल ब्रेक कर रहा है और एम्प्लॉय कौन से थ्रेट्स फेस कर रहा है। पढ़ें। जल्दी पढ़ें। अच्छा, बुक से पढ़े, मैं एक पेज ढूंढ लो। किधर जा रहे हो भाई? अच्छा ये ना अभी आप तस्वीर खींच लें, फिर ये सफ़ा ना कल मैं आपको दे देता हूँ। ये तस्वीर खींच लें, ऑनलाइन में मैं ये अटैच कर दूंगा पेज, आप लोग फिलहाल तस्वीर खींच लें। ये सफ़ा बुक में नहीं है। अच्छा जी, एथिक्स का सवाल पेपर में कैसे सॉल्व करना है उसामा, इसकी बात होने लगी है। एथिक्स का सवाल पेपर में कैसे सॉल्व करना है। टाइप सिनेरियो 1 एक्सप्लेनेशन, बोथ बॉस एंड एम्प्लॉय आर सीए। अक्सर सवाल जो पेपर में आते हैं वो कैसे होते हैं? बॉस भी सीए होता है और एम्प्लॉय भी सीए होता है। इनको हटाएं भाई, आप भी इंशाल्लाह सीए करें। इधर देखें। अच्छा, बॉस सेड टू एम्प्लॉय, बॉस ने एम्प्लॉय को बुलाया, शीद इधर आ,
make journal entries, make adjustment, make book adjustment to achieve a journal entries कर लो। इसके पीछे हमारा मकसद क्या है? से obtain a journal entries कर दो 2 नंबर, ताकि हमें बैंक क्या दे दे? 2 नंबर journal entries कर दो ताकि हमें स्टॉक एक्सचेंज में क्या मिल जाए? लिस्टिंग मिल जाए। तो ये अक्सर ऐसा सिनेरियो पेपर में आ जाता है। या दूसरा सिनेरियो, बॉस सेड टू एम्प्लॉई, बॉस ने एम्प्लॉय को कहा, बॉस सेड टू एम्प्लॉय टू प्रोसेस रॉन्ग पेमेंट, रॉन्ग पेमेंट कर दो, रिश्वत दे दो, कुछ भी कर दो, पेमेंट में जाली बिल बना दो, कुछ भी कर दो, प्रोसेस रॉन्ग पेमेंट। बॉस सेड टू एम्प्लॉय to prepare a report, to prepare a note, to prepare information that is and etc. never ending story है। बॉस एम्प्लॉय को कोई भी गलत एक्टिविटी, गलत काम करने को कह सकता है। अच्छा यार, ऐसी सूरत में ना ये आपने ना अपनी अकल नहीं लगानी। इस चैप्टर में बंदा फंसता तब है जब लॉजिक लगाता है। अच्छा यहाँ पे मेरे ख्याल से ये वाला फंडामेंटल प्रिंसिपल आना चाहिए और मेरे ख्याल से ये वाले थ्रेट आने चाहिए। ना 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 मोहतरम, वी आर वेरी लकी, एक चीज़ आपके सिलेबस में नहीं है। कोड ऑफ एथिक्स में ना एक डिटेल दी हुई है चीज़ों की, उनमें एग्जाम्पल्स डाल के ना उसने बता दिया है इन एग्जाम्पल्स में हमेशा ये फिट करने हैं आपने। अब ये सिनेरियोज मैंने आपके सामने रख दिए हैं, अब पेपर में कौन से फिट किया करने हैं आपने, वो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूं। बॉस जब भी एम्प्लॉय को गलत काम करने को कहे तो आपने सिर्फ 3 सिनेरियोज लगा के आने हैं। आपने कहना है बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं, बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है। बॉस इसलिए एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं कि बैंक लोन ले सकें, बॉस न्यूट्रल रह के बातें नहीं कर रहा। बॉस एम्प्लॉय को गलत काम करने को कह रहे हैं, बॉस में प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, वो ऐसी हरकत कर रहा है जिससे प्रोफेशन के नाम पर धब्बा आ जाएगा। कॉन्फिडेंशियलिटी वायलेट करने को नहीं कह रहा बॉस। बॉस एम्प्लॉय को ये ऐसी बात नहीं है कि बॉस में नॉलेज नहीं है चीज़ का, बॉस को पता है चीज़ों का, फिर भी गलत काम करने को कह रहे हैं, तो वो बाकी 2 लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये पक्के ठके हैं जो कि स्टैंडर्ड्स में बता दिए गए हैं। तो बताओ भाई, जब भी बॉस एम्प्लॉय को, थोड़ा सा टेक खत्म करो, जब भी बॉस लगा लिया करो, लेकिन फिलहाल बॉस एम्प्लॉय को जब भी गलत काम करने को कहेगा तो मोहतरम ऐसी सूरत में बॉस कितने रूल्स वायलेट करा होगा? नंबर 1 इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, और मोहतरम एम्प्लॉय सिर्फ एक थ्रेट फेस कर रहा होगा, दैट इज इंटीमिडिएशन थ्रेट। कौन सा? ये फियर और खौफ एम्प्लॉय के दिल में होता ही है, चाहे बॉस एग्रेसिव हो ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना चाहते हुए बड़ों का खौफ दिल में होता है, तो ना चाहते हुए भी एम्प्लॉय गलत काम कर जाता है, दैट इज कॉल्ड एज कौन सा थ्रेट? लेकिन नोट, इफ सम इंसेंटिव इज गिवन एज वेल, अगर बॉस ने एम्प्लॉय को कहा ये गलत काम करने पे पैसे भी ले लो, फिर आपने इंसेंटिव भी दे दिया उसको, या ये गलत काम करोगे तो जॉब सिक्योरिटी मैं तुम्हें देता हूं, फिर ऐसी सूरत में एक और थ्रेट आएगा जिसका नाम क्या होगा? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। क्लियर? चलें अब आप आ जाएं उस सवाल की तरफ। बाकी ये सिनेरियो 2 भी है, ये मैं देखता हूं। अच्छा, ये पास पेपर के रेफरेंस भी मुझे जरा देखने पड़ेंगे, पुराने वाले तो नहीं है, इनको मैं चलें आपसे डिस्कस कर लूंगा कल ऑनलाइन में, मैं सही अपलोड करूंगा। बाकी कोई नहीं, बस क्या चीज? दोनों सीरीज आती है, डोमिनेटिंग की, वो इंटिमिडेशन मेरे सबने पढ़ा है, डोमिनेटिंग कैसे होना चाहिए, लेवल तो सेम है, दोनों सीए हैं, तो फिर कैसे एम्प्लॉय जो है वो बॉस का फियर और थ्रेट जो है वो फेस करता है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि चाहे दोनों एसीए भी हों, पोस्ट में ऑर्गेनाइजेशन में ये बड़ा है, तो जब पोस्ट में बड़ा है तो ऐसी सूरत में ये फियर फील करेगा ही करेगा। ओके, पढ़ें ये सवाल में क्या कह रहा है वो। चलें जी, चैलेंज लें इसको। आतिफ इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट and has been working as manager accounts in an unlisted company. While preparing the financial statements for the year ended 31 December 2016, CFO of MNZ, who is also a CA, CFO of MNZ, who is also a CA. तो बॉस कौन है यहाँ? CFO। उस CFO का नाम नहीं हमें पता। Informed आतिफ सबॉर्डिनेट है, that directors are considering to have the company listed on Pakistan Stock Exchange. ये देखे ना ऊपर, कंपनी प्राइवेट है, सॉरी प्राइवेट नहीं है, अनलिस्टेड पब्लिक है, तो ये सोच रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज में इसको इस साल क्या करवा लें? लिस्ट करवा लें। कॉन्सिक्वेंटली सीएफओ वांट्स टू शो हायर प्रॉफिट्स। ये वांट्स एंड आस्क्ड आतिफ, ये आस्क नहीं होता, ये ऑर्डर ही होता है। सीएफओ चाहता है कि इस दफा हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा आए, एंड हैज आस्क्ड आतिफ, और इसके लिए उसने आतिफ को कमरे में बुलाया आतिफ, और इसको कहा है ऐसे एरियाज ढूंढो वेयर बुक एडजस्टमेंट्स होते हैं जनरल एंट्रीज,
ऐसे ऐसे लोग सीए कर जाते हैं जो सीए करने के बाद भी जनरल एंट्रीज इस तरह लिख रहे होते हैं। अच्छा जी, ये देखें, एक होता है जनरल, बोले बोले बोले, हाँ, असल में सबसे पहले हमारी जनरल एंट्रीज होती हैं, उसके बाद क्या बनता है, लेजर बनता है। अब ये जनरल लेजर लफ्ज है, इससे ऊपर होती हैं जनरल एंट्रीज, ठीक है, इससे ऊपर होती हैं जर्नल एंट्रीज, और उसके बाद क्या बनता है, ट्रायल। तो इसको जनरल जर्नल के कह दिया जाता है, लेकिन असल हमारी जनरल एंट्रीज होती हैं, फिर जनरल लेजर होता है, और फिर उसके बाद ट्रायल। ओके, कॉन्सिक्वेंटली CFO wants to show higher profits and asked Atif to identify areas where book entries can be made. उसने कहा एक तो ऐसे एरियाज बताओ जहां पे बुक एंट्रीज हो सके। बुक एंट्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे बुक एंट्रीज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, किधर है किधर है किधर है, टू शो ऐसी एंट्रीज ढूंढो जिससे प्रॉफिट हाई हो। डेप्रिसिएशन की एंट्री उल्टा दो, बातें करने वाले भाई इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री उल्टा दो, इस तरह की एंट्रीज ढूंढो जिनके उड़ाने से प्रॉफिट ज्यादा हो जाए। जाते जाते उसने कहा यार एक और बात सुनो जो तुम्हारे काम की है। He has also informed you that if MNZ is able to list the shares at a price of 35 per share or more, अगर इनके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर्स की प्राइस 35 तक चली गई, ऑल मैनेजेरियल स्टाफ, क्योंकि ये भी मैनेजर है, ये तो बात असल आपने नोट ही नहीं की सवाल में, ये भी मैनेजर है जो हमारा सबऑर्डिनेट है, ऑल मैनेजेरियल स्टाफ वुड बी गिवन एन एडिशनल बोनस ड्यूरिंग दिस ईयर, आपको एडिशनल बोनस दिया जाएगा। Briefly explain how the CFO is in the breach of fundamental principles of ICAP Code of Ethics. सबसे पहले बताएं वो जो बड़ा है हमारा CFO, वो कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल्स वायलेट कर रहा है। इंटेग्रिटी, खुद नहीं सोचना, जो लिखवा दिए पेपर में वही लिखने हैं। प्रोफेशनल बिहेवियर। ऑल्सो टेल द पोटेंशियल थ्रेट्स दैट आतिफ मे फेस अंडर द अबव सर्कमस्टांसेस। मोहतरम, इंटिमिडिएशन तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि बॉस का कह देना ही काफी है, और क्योंकि एक और लाइन भी है वो बोनस वाली लाइन है, इस वजह से आपने एक और थ्रेट लिखना है। वो क्या, लें जी आज की सबसे मजे की चीज क्या, इंटिमिडिएशन, सेल्फ इंटरेस्ट, और ऊपर लिखा है इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, एंड हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड का उर्दू तर्जुमा बताएं। हाउ ही शुड रिस्पॉन्ड, ही कौन है यहाँ पे, हाँ सबॉर्डिनेट कौन है यहाँ पे, आतिफ। ये बता दो कि आतिफ कैसे रिस्पॉन्ड करे, आतिफ कैसे रिस्पॉन्ड करे। ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है, इसको आपने गौर से पढ़ना है। ये मैंने आपको किताब से नहीं पढ़वाई, मैं आपको डायरेक्ट पास पेपर के सोल्यूशन से करवाने लगा हूं, और यहीं से आपने आज याद कर लेनी है। कौन सा आंसर है, यार ये कोई तरीका नहीं है कि आप बॉस को कह दें कि बॉस यार मैं ये नहीं कर रहा, मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ, कि आप मुझे कह रहे हो ना जो 2 नंबर जनरल एंट्रियां कराने हैं, तो मैंने इसलिए सीए नहीं किया था, मैंने सीए किया है और मैंने इन कामों के लिए सीए नहीं किया था। ये मुनासिब नहीं है। ये सबसे आखिरी ऑप्शन होगी, शुड रिजाइन, ये सबसे आखिरी ऑप्शन होगी। पहले मुख्तलिफ तरीकों से आप कोशिश करो काम को हैंडल करने की। मुख्तलिफ तरीके क्या हो सकते हैं, पहले आप उसको खुद समझाओ, यार देखो तुमने भी सीए किया हुआ, तुम्हारे ऊपर भी कोड ऑफ एथिक्स लगते हैं, तो तुम्हें इन चीजों का ध्यान मेरे से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि तुम मेरे से बड़े हो, ना कि तुम मुझे खुद ऐसे जो है मेल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व करो। माना कि तुम बड़े हो, लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि जैसे मेरे पे ये कोड ऑफ एथिक्स लगते हैं, ऐसे तुम्हारे पे भी लगते हैं। इफ दिस थ्रेट इज सिग्निफिकेंट, अगर ये खौफ क्या है आपका, सिग्निफिकेंट, आतिफ शुड कंसल्ट विद सुपीरियर्स, तो आतिफ अपने बड़ों से मशवरा करे विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी कुछ बड़े होते हैं, डायरेक्टर्स हो गए और कुछ हो गए, उनसे मशवरा करे इन ऑर्डर टू एलिमिनेट इट, कि या तो ये चीज एलिमिनेट ही हो जाए सारा चक्कर, या फिर कम से कम रिड्यूस तो होना, इतना ज्यादा 2 नंबरी तो ना करवाएं, टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू रिड्यूस द थ्रेट, अगर थ्रेट रिड्यूस करना पॉसिबल नहीं हो रहा एक्सेप्टेबल लेवल तक, तो आतिफ क्या करे, सबसे पहले आतिफ ये करे, शुड रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आतिफ एक काम करे और कहे कि यार मैं इस इंफॉर्मेशन का हिस्सा नहीं बन सकता। शुड रिफ्यूज टू रिमेन एसोसिएटेड विद द इंफॉर्मेशन विच इज और मे बी। सबसे पहले आप जो है वो मिसाल के तौर पे डायरेक्टर्स को एक ईमेल डाल दें कि यार मेरा इस इंफॉर्मेशन से कोई ताल्लुक नहीं है,
और ऐसी जर्नल एंट्रीज अगर आप करेंगे तो मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ताकि कल को जब पकड़े जाएं तो आपकी तरफ से एक ऑफिशियल ईमेल गई हो, ताकि आप अपने आप को सेव कर सकें। अगर कोई डिस्प्यूट, लिटिगेशन, फड्डा पड़े, पुलिस आ जाए तो आपके पास डॉक्यूमेंट हो इस बात का कि मैं इससे बरी जिम्मा हूं। अच्छा, नंबर 2, शुड कंसिडर इन्फॉर्मिंग डायरेक्टर्स। हो सकता है आप डायरेक्टर्स को शिकायत लगाना पसंद करें, बोल्ड स्टेप है, जाहिर सी बात है, आप उसी ऑर्गेनाइजेशन में रहने, बड़ों को शिकायत लगाएंगे, फड्डे फुड्डे तो इससे भी होंगे, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ तो करना ही है। शुड इन्फॉर्म डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स को आप इन्फॉर्म करें। नंबर 3, कंसल्ट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स। जिन कंपनीज में फड्डे ज्यादा होते हैं उन कंपनीज ने कुछ ना कुछ हल निकाला होता है इन चीजों का, कि जब कभी फड्डा हो जाए तो फला कमेटी बनाई हुई है हमने, 2-3 बंदों की बैठेगी, वो केस सुन लेगी, उसके पास ले जाओ केस। तो कंसल्ट द पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स ऑफ कंपनी विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स। और विसल ब्लोइंग पॉलिसी, विसल ब्लोइंग क्या, शिकायत लगाना, विसल ब्लो करना बड़ी हिम्मत करनी पड़ती है सीटी जाने के लिए। और विसल ब्लोइंग पॉलिसी टू एड्रेस द मैटर इंटरनल ही रखें, मैटर को बाहर ना जाने दें, घर की लड़ाई घर में ही रहने दें। ये नहीं कि हम साय से किसी को बुला के ले आए, अम्मी अबू लड़ रहे हैं क्या करें, घर की बात अभी घर में ही रहने दें। नेक्स्ट पॉइंट 4, कंसिडर कंसल्टिंग विद द रेलेवेंट प्रोफेशनल बॉडी। ये फिर थोड़ा सा जरा बोल्ड स्टेप हो जाएगा कि आप जो है वो आईकैप के अंदर पहुंच जाएं, और आईकैप के अंदर जो हजरात बैठे हुए हैं, जिनके पास आप जाते थे कभी अपने पेपर का कोई काम करवाने, या फला अपनी तस्वीर गलत लग गई है, ये हो गया वो हो गया, उनके पास आज जरा हाई लेवल की बात करने जाएं। सब माशाल्लाह, अच्छा वो पुत्र सीए कर लिया तू, माशाल्लाह तू पेपर देने आंदा सी, हाँ सर मैं पेपर देने आता था, अब तो माशाल्लाह मैंने सीए कर लिया है, तो अब क्या मसला है तुम्हें? सर वो जरा मसला बड़ा गंभीर हो गया है। कंसिडर कंसल्टिंग विद रेलिवेंट प्रोफेशनल बॉडी, आईकैप से कंसल्ट कर रहे हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। अगर आप पीटीसीएल में तो आप केपीएमजी वालों के पास चले जाएं और उनसे जाके कानों कान बात करें। सर अकेले में जरा एक बात करनी थी आपसे, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हूं मैं उसका सब कुछ आपको भी पता है, तो मैंने कहा कुछ मैं भी आपको बता दूं उस बारे में। और लीगल काउंसिल, या फिर आप लॉयर के पास चले जाएं, अपने एतजाज साहब कर लें, और कौन सा लॉयर आपको, एतजाज हुसैन लतीफ खोसा साहब के पास चले जाएं आप। अच्छा, या आप अपने लॉयर के पास चले जाएं और लॉयर से जाके पूछें यार ये फटा हो गया क्या करूं। और इन्फॉर्मिंग थर्ड पार्टीज और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज इन लाइन विद आईकैप गाइडेंस ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। इन्फॉर्मिंग थर्ड पार्टीज कोई भी हो सकता है, एससीसीपी के पास चले जाएं, आप किसी के पास चले जाएं, या किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास चले जाएं, लेकिन आईकैप ने जो कॉन्फिडेंशियलिटी की रिक्वायरमेंट्स बनाई हुई हैं उनके अंदर रहते हुए, यानी इन्फॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल रखते हुए आप जो है वो किसी बंदे के पास भी जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली कोई थर्ड पार्टी ऐसी ना हो कि आप कंपेटिटर के पास चले जाएं, तो कंपेटिटर के पास चले जाएंगे फिर तो वो जो आईकैप ने गाइडेंस दी हुई है कॉन्फिडेंशियलिटी पे वो वायलेट हो जाएगी। तो कंपेटिटर से जाके मशवरा नहीं लेना कोक के और डायरेक्टर के पास, यार ये मसला हो गया पेप्सी में, मुझे बताओ मैं क्या करूं। और इन द एंड आखिरी ऑप्शन आपके पास क्या है, रिजाइन। आप कहें भाईजान मैं जा रहा हूं, मैं मेरे से नहीं ये हो सका मामला। हाँ जी, नहीं यार, आईकैप के पास जाएगा वैसे ही क्यों निकाल देंगे। हो सकता है आईकैप के पास जाए तो कितने आईकैप, ये है आईकैप के पास जाए तो हाँ आईकैप के पास गया तो यार तो बहुत बड़ी बड़ी गेम्स होंगी, आपको क्या पता। अभी तो कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं हमने बनाए, कंपनी के कोई डायरेक्टर हैं 3, ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है। अब आईकैप के पास जब गया तो आईकैप में आपने जाके किसी बंदे से मशवरा किया, तो आईकैप ने इस डायरेक्टर को फोन किया कि यार ये जो बंदा है ना ये गड़बड़ कर रहा है। इस डायरेक्टर ने कहा सर कुछ कोशिश करते हैं, लेकिन क्या करें, ये जो इस वाला डायरेक्टर है ना इसका ये कजन है। तो बड़ी बड़ी गेमें चल रही होती हैं। अब क्या तो जरूरी नहीं कि फौरन निकाल ही दिया जाएगा इस बंदे को यहाँ से, कोई मसला नहीं। ये हो सकता है ये डायरेक्टर जो है वो पहले ही चाहता हो कि इसको निकाल दें, क्योंकि ये इसकी मैल प्रैक्टिसेस से पता, और ये डायरेक्टर इंसिस्ट करता हो कि भाई नहीं निकालना, तो डायरेक्टर्स की भी आपस में इस बार में मामले में लड़ाई हो। तो जरूरी नहीं कि बंदे को नौकरी से ही निकाला जाता है हर सूरत में। क्या चीज, जहां पे लड़ाई होगी वहां पे क्यों रहना पसंद करेगा, इसलिए कि उसे किसी जगह पे आगे नौकरी नहीं मिल रही। आगे नई नौकरी मिल रही तो बस ठीक है, वो रह रहा है। अच्छा, अगला सवाल पढ़ें, क्वेश्चन 4। अभी इसको लिखने का तरीका आपको बताना है, बस आज काफी पढ़ लिया और ज्यादा नहीं पढ़ना हमने। क्वेश्चन 4 चलें, 6 भी नहीं, 7 पढ़ें जल्दी।
Fortune Limited is quoted on stock exchange with a revenue of over 5 billion. खीरी हो गई है, चलें आगे। During the year ended 30/2015, FL incurred a loss of 26 million. The chief executive is of the view that declaration of loss may result in bankers' refusal to renew the credit. ये क्या होता है renew the credit facility? हाँ, क्रेडिट फैसिलिटी होता है लोन की फैसिलिटी। तो लोन रिन्यू भी हो जाता है। रिन्यू का मतलब ये है पहले लोन आपने 5 साल के लिए लिया था, फिर 2 साल के लिए और एक्सटेंड हो जाती है मुद्दत। तो उसने कहा था चीफ एग्जीक्यूटिव इज ऑफ द व्यू डेट अगर हमने लॉस शो कर दिया तो बैंक ने तो लोन आगे हमें रिन्यू नहीं करके देना, फिर तो हमें उधार वापस करना पड़ेगा। वो पहले लॉसेज आए हैं, ऊपर से उधार वापस करना पड़ गया, हम तो डूब गए। देयरफॉर ही वांट्स, कितने प्यार से 2 नंबर ही लिख जाता है, ही वांट्स, बस देयरफॉर ही वांट्स, इसलिए वो चाहता है टू इनकॉर्पोरेट, अंदर खाते कहते हैं कोई जनरल एंट्रीज मार दो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दैट विल रिजल्ट इन अन्ना प्रॉफिट ऑफ 100 मिलियन। कहते हैं कोई ऐसा डबैंग डुबूंग लगाओ कि नेगेटिव 26 मिलियन पॉजिटिव 100 हो जाए। कोई ऐसा जादू करो, जाओ अपने कमरे में, मैं तुम्हें 10 मिनट दे रहा हूं, अपने कमरे में जाओ और कंप्यूटर में कोई ऐसी जनरल एंट्रीज मारो कि नेगेटिव 26 क्या नजर आए, पॉजिटिव 100। आप लोग क्या करेंगे, सेल और कॉस्ट ऑफ सेल आ रही होगी, कॉस्ट ऑफ सेल को काट के थोड़ा कम कर देंगे टोटल। हाँ सर 100 हो गया, चलें 1 मिनट में कर दिया, आपने मुझे 10 मिनट दिए थे। अच्छा, हाउएवर द CFO हु इज अ CA, अच्छा ये बॉस कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव। अच्छा ये भी हमारे वाले IKFC हो क्या आया हुआ है, चेक करें जरा, MBA किया हुआ है उसने। अच्छा, however the CFO who is also a CA, who is a CA is of the view that all possible entries allowable under the law have already been identify the categories of threats to the fundamental principles of objectivity or professional competence or due care that may be created in above situation। तो कहते हैं identify the threats to the fundamental principles। threats क्या है fundamental principles के, and discuss the safeguards available to CFO। मोहतरम यहाँ पे ना असल में चीफ एग्जीक्यूटिव के बारे में नहीं लिखा हुआ कि वो CA है, इसलिए जब वो CA नहीं है ना तो फिर उसके ऊपर जो है वो ICAP के कोड ऑफ एथिक्स लगते नहीं है। इसलिए जब उसके ऊपर ICAP के कोड ऑफ एथिक्स लगते नहीं है तो उसने कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल वायलेट किए हैं वो इसने पूछा नहीं। डायरेक्ट एम्प्लॉय का सवाल क्यों पूछा है, क्योंकि एम्प्लॉय तो CA है ना। तो अब क्या पूछ रहे हैं, आइडेंटिफाई द थ्रेट्स टू फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, अगेन वही बात। अच्छा इसने कोई वो दिया है, कोई बोनस वगैरह या कुछ ऐसी बात की है, तो सिर्फ थ्रेट्स की बजाय एक ही थ्रेट लगेगा, कौन सा, इंटिमिडेशन। और सेफगार्ड्स वही वाले लिख के आ जाएंगे। कौन सा क्वेश्चन था, यार ये सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े क्या है, सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़े, आइडेंटिफाई द थ्रेट। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या था, ब्रीफली एक्सप्लेन। अच्छा जो 5 मिलेगा ना आपको, 5 का सोल्यूशन घर में, उसमें तो एक्सप्लेनेशन भी दी होगी, नीचे जो इंग्लिश मैंने याद करने को कही है आपको उसमें तो वो भी दी होगी, लेकिन इसके अंदर मोहतरम इसमें सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई का क्या मतलब है, नाम लिख के आना है या नीचे एक्सप्लेन भी करना है, नाम लिख के आना है। तो अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन तो आपको सिर्फ क्या मिलेगा, इसमें नाम मिलेगा बस, और उसके बाद सेफगार्ड्स अवेलेबल में वही सारी तरतीब एक ही दफा याद करने हैं, वो हर जगह चल जाएंगे। ठीक है इंशाल्लाह IAS 12 भी रिज्यूम करेंगे कल।